हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSE 008 भारत में राज्य की राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम जून 2024 के सेकंड पार्ट को, जो क्वेश्चन पेपर है उसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट डाल दिया था, भाग फर्स्ट के 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सेकंड भाग में हम 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उन कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत में बहुदलीय प्रणाली का जन्म हुआ। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम उन कारकों की समीक्षा करेंगे जिनके कारण भारत में बहुदलीय व्यवस्था तेजी से उभरी। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव का अधिक महत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सरकारें बनती है वो चुनाव के माध्यम से। इसलिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया। भारत के अंदर विभिन्न धर्मों, विभिन्न राजनीतिक दल मौजूद हैं और यहाँ पर अपने अपने राजनीतिक गतिविधियां करते हैं। भारत में बहुदलीय प्रणाली का विकास देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के कारण हुआ है। आज़ादी के बाद कांग्रेस का वर्चस्व था, परंतु समय के साथ साथ विभिन्न विचारधाराओं, क्षेत्रीय आक्रमकताओं और जन आकांक्षाओं ने नए राजनीतिक दलों को जन्म दिया। भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक भारतीय राजनीति में केवल एक ही दल का प्रभुत्व था, वो था कांग्रेस पार्टी का। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, परंतु फिर भी बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व के कारण एक दलीय प्रभुत्व बना रहा। भारत के अंदर बहुत से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से अनेक राजनीतिक दलों का जन्म हुआ, जिससे भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई। संविधान ने बहुदलीय लोकतंत्र की अनुमति, चुनाव प्रणाली की प्रकृति और राष्ट्रीय दलों की सीमाओं ने भी इस प्रणाली को मजबूत किया। यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की बहुलतावादी प्रकृति को दर्शाती है। इन कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से कर सकते हैं। तो भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, जिस कारण बहुदलीय व्यवस्था पनपी और विकसित हुई, तेजी से यहाँ पर जो सफल हुई उसके बारे में हम पॉइंट बात करेंगे। तो बहुदलीय व्यवस्था के जन्म का सबसे बड़ा कारण है सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता। भारत के अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता पाई जाती है। भारत में विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों और क्षेत्रीय पहचानों से युक्त देश है। भारत के अंदर विभिन्न जाति, धर्म और विभिन्न क्षेत्रों के लोग निवास करते हैं। ये विविधता एकीकृत राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कठिन बनाती है और विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग दलों की आवश्यकता पैदा करती है। इसलिए यहाँ पर विभिन्न धर्मों और भाषा और जाति और क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग दलों का निर्माण किया, जिससे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था का जन्म तेजी से हुआ। सेकंड है राष्ट्रीय दलों की सीमाएं। कई बार राष्ट्रीय दल स्थानीय मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं दे पाते, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती है, जिससे यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था मजबूत होती है। थर्ड है संविधान में बहुदलीय व्यवस्था की अनुमति। भारतीय संविधान किसी एक पार्टी की अनिवार्यता नहीं करता, जिससे विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग दल उभर सकते हैं। भारतीय संविधान ने विभिन्न धर्मों को मान्यता दी और बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया। फोर्थ है चुनाव प्रणाली। ये प्रणाली अल्प बहुमत से भी सीट जीतने की अनुमति देती है। भारत के अंदर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसके अंतर्गत कोई भी दल जो विभिन्न धर्मों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और सामने वाले से अधिक वोट लेकर आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर विभिन्न दलों को जीतने की आशा बनी रहती है, जिससे छोटे दलों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है। पांचवा है विचारधाराओं, विचारात्मक विविधता और मतभेद। भारत में समाजवाद, पूंजीवाद, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रीयता जैसी अनेक विचारधाराओं के समर्थक मौजूद है, जिससे विविध दलों की उत्पत्ति होती है। 6 पॉइंट है क्षेत्रीय आकांक्षाओं और आंदोलन। पंजाब, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में क्षेत्रीय आक्रमकता और आंदोलन क्षेत्रीय दलों को जन्म दिया। 7 दल बदल और विघटन। राजनीतिक नेताओं द्वारा निजी स्वार्थ हेतु नई पार्टियां बनाना भी
बहुदलीय प्रणाली का सबसे बड़ा कारण है। अब बात करते हैं इसकी आलोचना। जैसे कि पहली आलोचना है, बहुदलीय प्रणाली के कारण गठबंधन सरकारें बनती है जो अक्सर अल्पकालिक और अस्थिर होती है। जब बड़ी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, इन छोटे छोटे दलों को जब विजय प्राप्त होती है, इन छोटे छोटे दलों के माध्यम से एक गठबंधन सरकार बनती है, यानी मिलीजुली सरकार बनती है जो अस्थिर होती है, सबसे बड़ी कमी है। दूसरा है, सिद्धांतों से अधिक सत्ता पाने के लिए दल आपस में अस्वाभाविक गठबंधन कर लेते हैं जिससे नीतिगत अस्पष्टता आती है। थर्ड है, क्षेत्रीय दल केवल अपने राज्य या समुदाय के हितों पर केंद्रित रहते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव पड़ता है। बहुपार्टी चुनाव में मत कई दलों में बढ़ जाते हैं जिससे अल्पमत से भी सरकार बन जाती है और जनमत का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। पांचवी आलोचना है, गठबंधन सरकारों में साझेदार दलों के बीच मतभेद के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी और जटिल हो जाती है जिसके कारण हमारी बहुदलीय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी है और भारत का विकास बहुत ही प्रभावित होता है। तो इस तरह से हमने छठे क्वेश्चन के बारे में बात करी। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में असंतोष और विरोध आंदोलन की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। जो भारतीय राजनीति में असंतोष है और विरोध आंदोलन है उनकी प्रकृति बतानी है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति में असंतोष और विरोध आंदोलनों की गहराई बहुत ही गहरी है जो देश की लोकतांत्रिक संरचना, सामाजिक संरचना और आर्थिक असमानताओं से जुड़ी है। यह आंदोलन विभिन्न कालखंडों में विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं, कभी हिंसक जन आंदोलन के रूप में तो कभी हिंसक विद्रोह के रूप में। इन आंदोलनों की प्रकृति का परीक्षण निम्नलिखित बिंदु की सहायता से किया जा सकता है। पहला है लोकतांत्रिक प्रकृति। भारतीय संविधान ने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया है। भारत के अंदर अपने किसी प्रकार के विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन उनके विचारों से देश का हित नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी की विचारधारा के आधार पर आप किसी भी सरकार या किसी का भी विरोध कर सकते हो। अधिकांश विरोध आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, किसान आंदोलन आदि लोकतांत्रिक तरीके से किए गए हैं। सेकंड है सामाजिक आर्थिक असमानता पर केंद्रित। असंतोष प्राय गरीबी, बेरोजगारी, भूमि विवाद, जाति भेदभाव और संसाधनों के असमान वितरण से उत्पन्न होते हैं। दलित, आदिवासी, महिलाएं और किसान वर्ग मुख्यतः इन आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं जो आंदोलन और विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ा। थर्ड पॉइंट है क्षेत्रीय और पहचान आधारित आंदोलन। कई आंदोलन क्षेत्रीय अस्मिता, भाषाई अधिकार और सांस्कृतिक की रक्षा के लिए हुए हैं, जैसे असम आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। इसलिए क्षेत्रीय पहचान पर आधारित आंदोलन तेजी से बढ़े हैं। चौथा है राजनीतिक दलों की भूमिका। कई बार राजनीतिक दल आंदोलनों को समर्थन देकर या नेतृत्व करके उसे एक दिशा देते हैं, लेकिन कई बार वे उन्हें केवल सत्ता के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जब इनका मतलब निकल जाता है तो वो इन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। पांचवा है तकनीक और मीडिया का प्रभाव। वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आंदोलनों को तेजी से फैलने में और अधिक जन समर्थन जुटाने का माध्यम बन गया है, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन या सीएए विरोध। इस तरह से हमने भारत के अंदर विभिन्न विरोध प्रदर्शन और आंदोलन देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों और भारतीय राज्य की राजनीति पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो चलिए आर्थिक सुधारों में वैश्वीकरण के जिम्मेदार कारक बात करते हैं। 1991 में भारत में आर्थिक संकट के चलते आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ये परिवर्तन देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए किया गया। इसने भारतीय राज्य की भूमिका, नीतियां और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कारक। पहला है विदेशी मुद्रा संकट। 1990-91 में भारत के पास केवल कुछ ही दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार था, जिससे आयात रुकने की स्थिति आ गई, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर आर्थिक सुधार में वैश्वीकरण को अपनाया। सेकेंड है राजकोषीय घाटा। सरकारी खर्च और सब्सिडी में वृद्धि तथा राजस्व में गिरावट के कारण बजट घाटा लगातार बढ़ता गया, जिसकी वजह से आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। तीसरा लाइसेंस राज की विफलता। भारत के अंदर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के कारण
निजी क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा था, जिससे उदारीकरण की मांग तेज हुई और यहाँ पर तेजी से आर्थिक विकास और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। फोर्थ पॉइंट है वैश्विक दबाव। आईएमएफ और विश्व बैंक ने आर्थिक सहायता के बदले भारत में खुले बाजार की नीति अपनाने को कहा, जिसकी वजह से भारत के अंदर आर्थिक विकास यानी आर्थिक नीति और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। फिफ्थ है नई नेतृत्व की आर्थिक सोच। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे उदारवादी नीति निर्माताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने की प्रक्रिया को गति दी, जिसकी वजह से भारत के अंदर 1990-91 में नई आर्थिक नीति को अपनाया गया, जिससे यहाँ पर आर्थिक विकास तेजी से बढ़ा। अब बात करते हैं भारतीय राज्य की राजनीति का प्रभाव। तो भारत की राज्य की राजनीति का प्रभाव भारत पे क्या पड़ा? राज्य की भूमिका में बदलाव। पहला पॉइंट है राज्य अब कल्याणकारी राज्य से नियामक राज्य में बदल गया है, क्योंकि भारत पहले संपूर्ण उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण था और सरकार सब कुछ कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करती थी। लेकिन वैश्वीकरण के आने से यहाँ पर इनका स्वरूप बदला, जिससे नियामक राज्य में बदल गया, जिससे जन सेवाओं में निजीकरण बढ़ा। आज सरकार जनता के निजीकरण जन सेवा नहीं देती, लेकिन आज जन सेवाओं का निजीकरण करके सरकार जनता का लाभ पहुंचा रही है। सेकंड है विकास का असमान वितरण। सुधारों का लाभ शहरी औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रहा, जिससे ग्रामीण, शहरी और समृद्ध पिछड़े राज्यों के बीच असमानता बढ़ी, जिससे विकास का असमान वितरण भारत में स्थापित हुआ। तीसरा नए वर्गों का उदय। भारत में वैश्वीकरण अपनाने से एक नए वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग, उद्यमी और कॉर्पोरेट जगत राजनीति में अधिक प्रभावशाली हो गए। फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक विमर्श में बदलाव। राजनीतिक दल अब आर्थिक विकास, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने लगे, जिससे भारतीय राजनीति का स्वरूप बदला। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक न्याय की चुनौती। बाजार आधारित नीतियों ने समाज में कमजोर वर्गों को पीछे छोड़ दिया, जिससे राजनीति में आरक्षण, सब्सिडी और जन कल्याण पर बहस बढ़ी। इससे भी राज्य की राजनीति का स्वरूप बदला। नाइन्थ क्वेश्चन है भारतीय संघवाद में जल और क्षेत्रीय विवाद का परीक्षण कीजिए। भारत एक संघीय देश है और भारत के अंदर दो प्रकार की सरकार पाई जाती है, केंद्र व राज्य। और यह स्वाभाविक है, केंद्र व राज्य के बीच में कुछ मुद्दों लेकर विवाद भी होता रहता है। भारत के अंदर जल और क्षेत्रीय विवाद देखने को मिलता है। भारतीय संघवाद एक बहुस्तरीय शासन प्रणाली है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। और भारत के अंदर शक्तियों का बंटवारा सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से इन दोनों सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालांकि इस ढांचे के भीतर जल और क्षेत्रीय विवादों ने समय समय पर संघीय संबंधों को चुनौती दी है। इन विवादों का परीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला, जल विवाद के बारे में बात करते हैं कि भारत के संघीय व्यवस्था में जल विवाद कैसा है। जल एक समवर्ती विषय नहीं है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में जल को राज्य सूची में रखा गया है, क्योंकि जितने भी जल और नदियां हैं वो हमने अनुसूची 7 में राज्य को दिए। लेकिन जब नदियां 2 या अधिक राज्यों से गुजरती है तब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, और यहाँ पर दोनों राज्यों के टकराव को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार मध्यस्थता करती है। यानी ऐसा विवाद राज्य सरकारों की जगह अब वो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। प्रमुख जल विवाद, जैसे भारत के अंदर विभिन्न जल विवाद देखने को मिले, जैसे कावेरी जल विवाद जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जबकि रावी व्यास विवाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में, कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, और गोदावरी विवाद तेलंगाना, महाराष्ट्र यानी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में देखने में, जैसे कि सिंधु नदी भारत, हरियाणा, राजस्थान के बीच में ये विवाद देखने को मिले हैं। ये भारत के अंदर जल विवाद काफ़ी लंबे समय से उत्पन्न हुए हैं। फिर है क्षेत्रीय विवाद। क्षेत्रीय विवाद भारत के अंदर भारतीय संघीय व्यवस्था को भी हानि यानी चोट पहुंचा रही है। राज्य पुनर्गठन की जटिलता। राज्य पुनर्गठन के बाद भी सीमाओं को लेकर विवाद बने रहे, विशेषकर भाषा, पहचान और संसाधनों के आधार पर। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न रहे, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक विवाद जो कि बेलगाम क्षेत्र है, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड विवाद, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ विवाद। ये सारे विवाद भारत के अंदर क्षेत्रीय विवाद के रूप में प्रकट हुए हैं।
संघीय संघवाद पर प्रभाव इसका, जैसे कि जल और क्षेत्रीय विवाद जो है ये संघवाद पर मतलब विभिन्न प्रकार का प्रभाव डालते हैं, जैसे विश्वास की कमी, राज्यों के बीच सहयोग की भावना कमजोर होती है और इन विवादों से आपसी विश्वास कम होता है। सेकंड है केंद्र पर निर्भरता, राज्यों को केंद्र के समाधान की अपेक्षा रहती है जिससे उनकी स्वायत्ता कम होती है। तीसरा है संघीय तनाव, क्षेत्रीय असमिकता और संसाधनों पर अधिकार के टकराव से संघीय ढांचा अस्थिर होता है, जो कि भारतीय संघवाद पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन की, इसमें 2 शॉर्ट टिप्पणी है। जिससे पहला शॉर्ट टिप्पणी जो है भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों की भूमिका के बारे में बताना है। जो भारत की राजनीति उसमें पिछड़ी जातियों की क्या भूमिका रहेगी, यानी ओबीसी की, उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियां ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास एक प्रभावशाली सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है। इनकी भूमिका स्वतंत्रता के बाद से लगातार बढ़ती गई। विशेषकर 1980 के दशक के बाद इनकी राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला पॉइंट है मंडल आयोग और सामाजिक जागरूकता। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश के लागू होने, जैसे कि उनकी सिफारिश थी कि शिक्षा और राजनीति और नौकरियों में 27% आरक्षण के बाद पिछड़ी जातियों को शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिले। इससे इन वर्गों में राजनीतिक चेतना और आत्मसम्मान की भावना बढ़ी। दूसरा, क्षेत्रीय दलों का उदय। पिछड़ी जातियों के समर्थन से कई क्षेत्रीय दल उभरे, जैसे कि समाजवादी पार्टी यानी एसपी कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल यानी जेडी आदि। इन दलों ने सामाजिक न्याय और जाति आधारित प्रतिनिधित्व को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाया और इन ओबीसी जो अन्य पिछड़ी जाति है उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका, उनकी जो जन सहभागिता को बढ़ाया। तीसरे, सत्ता में भागीदारी। जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग ने सत्ता में भागीदारी को भी सुनिश्चित किया। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, देवीलाल जैसे नेता पिछड़ी जातियों से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में आए और मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी बने। फोर्थ है सामाजिक न्याय की राजनीति। इन जातियों ने राजनीतिक मंचों पर आरक्षण, शिक्षा, भूमि सुधार और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी, जिससे नीतिगत बदलाव हुए। फिफ्थ है वर्तमान भूमिका और चुनौतियां। वर्तमान में पिछड़ी जातियां कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हालांकि वर्गों के अंदर भी सामाजिक आर्थिक असमानता और उपेक्षा की शिकायतें बनी हुई हैं। तो ये हमने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को हमने भारतीय राजनीति में इनकी भूमिका को सुनिश्चित किया। अब बात करते हैं सेकंड टिप्पणी की, भारतीय राजनीति में निर्जातीय अल्पसंख्यक। जी, ये जो अल्पसंख्यक जो निर्जातीय हैं उनकी क्या राजनीति में अहम भूमिका है। निर्जातीय अल्पसंख्यक वे समुदाय है जो जातीय, भाषाई, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय से अलग हो जाते हैं, जो निर्जातीय अल्पसंख्यक कहलाते हैं। पहली इनकी विशेष भूमिका है संवैधानिक संरक्षण। संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार अनुच्छेद 29, 30 तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण व सुरक्षा प्रदान की गई है। सेकंड है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। निर्जातीय अल्पसंख्यकों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित सीटों के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलता है, जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। थर्ड है क्षेत्रीय दलों की भूमिका। कई क्षेत्रीय दल जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, AIMIM आदि इन समुदायों की राजनीति को स्वर देते हैं और ये अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। फोर्थ है सांस्कृतिक पहचान और आंदोलन। निर्जातीय अल्पसंख्यक लोगों की सांस्कृतिक पहचान और उन पहचान को बनाए रखने के विभिन्न आंदोलन हुए। असम, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड जैसे राज्यों में निर्जातीय अस्मिकता के आधार पर स्वायत्ता और पहचान की मांग को लेकर आंदोलन हुए, जो इन्होंने भारतीय राजनीति में अपने रोल को सुनिश्चित किया। पांचवा है वोट बैंक की राजनीति। राजनीतिक दल अक्सर निर्जातीय अल्पसंख्यकों को एक संगठित वोट बैंक के रूप में देखते हैं, जिससे उनकी मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें भारतीय राजनीति में सक्रिय भागीदार बनाया जाता है। इनके लिए विभिन्न कार्य, उनके विकास के कार्य, नीतियां बनाई जाती हैं ताकि वो राजनीति में राजनीतिक दलों का समर्थन करते रहें। तो ये हमने MPSC 008 भारत में राज्य की राजनीति का सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।